गुड इवनिंग गाइस, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो ईसीआईपीएल का आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो चुका है, आपका नहीं, ईसीआईपीएल का हम लोगों का पेपर कंप्लीट हो चुका है। और काफी आसान, काफी लप्पू सा पेपर आया था। जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने प्रिपेयर किया था, उस लेवल का तो पेपर आया नहीं। काफी स्ट्रेट, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन थे। केस स्टडी के नाम पर कुछ गुमराह करने के लिए लोग आए, पर वो हमें गुमराह नहीं कर पाए। इजी इजी केस स्टडी के क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे। तो आज के वीडियो में हम आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से आया है, कहां पर हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। आंसर्स यहां पर आज हमारे डिस्कस करना इंटेंशन नहीं है, क्योंकि अभी हमारे कुछ और आगे के पेपर्स बचे हैं, उनके बारे में प्रिपेयर करते हैं। पीछे जाने से वैसे भी कोई मतलब नहीं। पूरा पेपर भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो कुछ पोर्शन मैंने आप लोगों को ईसीआईपीएल का पढ़ाया है, सिर्फ वो वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। बाकी क्या पोर्शन, विराज सर के साथ मेरी बात हुई है थोड़ी सी, तो उन्होंने भी यही कहा कि पेपर का लेवल बहुत ईजी रखा। तो मेरे हिसाब से पेपर जो है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का हम इसे बोल सकते हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि यार क्वेश्चन आए कहां से थे। तो जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आया है कंज्यूमर की केस स्टडी। और केस स्टडी के नाम पे धब्बा है, क्योंकि कुछ भी केस स्टडी नहीं भी पढ़ते आप तो भी आपका काम चल जाता। सबसे पहले उसने पूछा है कि पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कितना है। तो एक्ट के हिसाब से क्या लिमिट है, पहले आपको वो लिखना था। फिर आपको लिखना था कि जो रूल्स 2021 में आए थे उसके हिसाब से लिमिट कौन सी है। क्या ये लिमिट और ये लिमिट अंतर है? हाँ, दोनों में अंतर है। और आपको पहले एक्ट वाली लिमिट लिखनी थी और बाद में जो रूल्स में लिमिट स्पेसिफाई की है वो वाली। तीसरा ऐसा बोला था कि भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था ये वाला, कंज्यूमर प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कुछ ऐसा बोल रहे थे कि आपको जो आप जब सूट फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन या नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन में, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पेड अमाउंट पेड करते हैं, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपनसेशन। तो क्या प्राइस के ऊपर उसे पे, प्राइस के ऊपर सूट फाइल करना और कंपनसेशन के ऊपर सूट फाइल ना करना, क्या ये आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ को ऐसा कुछ वायलेट वगैरह करता है क्या? उस तरह का क्वेश्चन था। चौथा बताना था हमें कि कंप्लेन किस तरीके से फाइल होती है, सेक्शन नंबर 35, 36। फिर उसके बाद पूछा था कि भाई सीसीपीए और सीसीपीसी के क्या फंक्शन होते हैं और इस केस में उनका क्या रोल आएगा। इस केस में कोई ज्यादा रोल नहीं, पर यहां पर आपको फंक्शन सुन के थोड़े बहुत लिखने थे। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ एक ये 2 मार्क्स वाला पोर्शन आप जिसको ऐसा थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इसमें क्या लिखे ये कॉन्क्रीट नहीं पता है हमें। ऊपर ऊपर मोटा मोटा तो आप लिख सकते थे, पर कॉन्क्रीट इसके लिए हमारे पास लिखने के लिए नहीं था। पर ओवरऑल देखा जाए तो 15 में से 13 मार्क्स तो बिल्कुल आसान, जो हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार लिख चुके हैं। मैं आपके साथ ये वीकली टेस्ट में पूछ चुका हूं, मंथली टेस्ट में पूछ चुका हूं, जो मॉक टेस्ट हुआ उसमें पूछ चुका हूं। और एक बार जब हम रिवीजन कर रहे थे तो रिवीजन के समय पे जो मैंने चैप्टर टेस्ट लिया था उसके अंदर भी मैं ये पूछ चुका हूं। तो 4 बार ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी ज्यूरिसडिक्शन वाले लिख चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए था, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 8 ऑफ एफसीआरए के बारे में बात कर रहे थे कि भाई जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको आता है तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन को स्पेकुलेटिव पर्पस में यूज नहीं कर सकते और 20% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में नहीं डाल सकते। ऐसा हमने डिस्कशन किया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी बातें हमने जो परसों मैराथन ली थी रात को, उस मैराथन में भी इन सभी को डिस्कस हमने वहां पर किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी था, रेरा की कुछ पेनल्टीज पूछी थी। यहां पर पहली पेनल्टी कुछ ऐसा पूछ रहे थे ये लोग कि अगर आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं करवाते हैं और बिना रजिस्टर करवाए अगर आप उसमें प्लॉट को बेचना चालू कर देते हैं तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। और दूसरे में ऐसा बोला था कि अगर आप 70% पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। दोनों के बारे में हमने बात की थी कि जब एक्ट में सेपरेट पेनल्टी स्पेसिफाइड नहीं होती तो यहां पर क्या पेनल्टी लगेगी, और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को अगर रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या पेनल्टी लगेगी, वो यहां पर हमने बात की थी। फिर ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो फेमा में से आया था, कंपाउंडिंग से रिलेटेड था कि कौन कंपाउंडिंग कर सकता है, कब कंपाउंडिंग की जा सकती है, कितने अमाउंट तक की जा सकती है, और कंपाउंडिंग करते वक्त किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं कंपाउंडिंग ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का था, स्टेटस होल्डर का क्वेश्चन था। विराज सर ज्यादा बात करेंगे इसके बारे में। बी वाले क्वेश्चन में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले बोल रहे थे कि कब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बताइए कब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते। और दूसरे में बोला था कि कब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर एक पीआरआई कर सकता है, उसके बारे में क्वेश्चन था। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का SEZ के सेक्शन नंबर 10 का क्वेश्चन आया था कि वो जो आपको सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ अप्रूवल देते हैं SEZ का, वो सर्टिफिकेट कब कैंसिल किया जा सकता है, उसके सस्पेंशन के कुछ हमने वहां पर सेक्शन नंबर 10 के अंदर इसके बारे में बात की थी। क्वेश्चन नंबर 4 का है बिल्कुल सिंपल। इस चैप्टर ने मुझे काफी दुखी किया। मैं ऐसा सोच रहा था कि कंपटीशन काफी ज्यादा मार्क्स का आएगा, पर इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं किया। मात्र 5 नंबर का एक क्वेश्चन, और वो भी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन की इन्वेस्टिगेशन करने का जो पावर सेक्शन 20 में दिया है, उस पावर को कैसे एक्सरसाइज करते हैं सेक्शन 29 में जो उसका प्रोसीजर दिया है, वो प्रोसीजर का बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब इससे आसान
कंपटीशन से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता था। दूसरे नंबर पे एक लीगल मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन आया था कि अगर अप्रूवल ऑफ मॉडल हमें करवाना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल की जाती है। तीसरे अंदर पूछा था कि LIC के इसमें FDI का क्या परसेंटेज अलाउड है और कौन से रूट के अंदर वो फॉल करती है। क्वेश्चन नंबर 4A PMLA का डायरेक्ट क्वेश्चन, ये हम लोगों ने हमारा जो मॉक टेस्ट हुआ था उस मॉक टेस्ट में एज इट इज, मतलब वर्ड भी चेंज नहीं होंगे, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का मतलब क्या और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्कुल लप्पू सा आसान क्वेश्चन। दूसरा, अगर आप कोई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशन होगी, ये क्वेश्चन आया था। और तीसरा आया था कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो ऐसे केस में आपके पास में कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और क्या प्रोसीजर उसका होता है। पार्ट ए बहुत आसान, कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं लगा होगा कि यार ये आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, ये तो हमें नहीं आता। लगभग सारी वही चीजें पूछी जो आप पढ़ करके जाने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रेरा की पेनल्टी। वो हो सकता है आप बोल दे कि यार इतनी सारी पेनल्टी है कौन याद करे, तो अब देखो कभी कभी तो इंस्टीट्यूट का राइट है कि वो पेनल्टी वगैरह पूछ ले। फिर बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर जो पहली केस स्टडी आई थी वो पहली केस स्टडी आई थी पेटेंट से रिलेटेड। पहली केस स्टडी आई थी पेटेंट से रिलेटेड। तो पूछा सबसे पहले कि भाई पेटेंट को रजिस्टर करवाने के एडवांटेज क्या होते हैं, दूसरा पेटेंट को रजिस्टर करवाने के क्या क्राइटेरिया होते हैं, कब पेटेंट को रजिस्टर किया जाता है और कब नहीं किया जाएगा, अगर आपने फीस पे नहीं की है तो आप किस तरीके से अपने लाइसेंस को वापस से रिस्टोर करवा पाएंगे, उसका प्रोसीजर। इसके अलावा आपके पेटेंट को कोई दूसरा पर्सन यूज करता है तो आप उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले सकते हैं, आपको क्या लीगल रेमेडी मिलेगी, और जो पेटेंट होता है वो पेटेंट कितने समय तक वैलिड होता है। मतलब पेटेंट जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले यही वाली बात पढ़ने में आती है कि भाई पेटेंट कितने समय तक वैलिड होता है। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, एक और केस स्टडी। केस स्टडी के नाम पे इसके अंदर भी कुछ नहीं था, सारे क्वेश्चन नीचे डायरेक्ट लिखे हुए थे। पहले में पूछा है कि वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देनी सिर्फ यहाँ पर। दूसरे नंबर पे बताना है कि किसी भी ट्रेडमार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क कैटेगराइज करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्योंकि हम हर ट्रेडमार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क नहीं बोलते हैं, उसके 4-5 क्राइटेरियाज हैं। वो 4-5 क्राइटेरियाज आपको यहाँ पर लिख करके आने थे। 2 नंबर का क्वेश्चन था। तीसरे नंबर में पूछना था कि जब आपके ट्रेडमार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क का रिकॉग्निशन मिल जाएगा तो वो किस तरीके से आपकी लीगल पोजीशन को इंप्रूव करने में मदद करेगा। चौथा, आप अपने जो कॉम्पिटिटर के खिलाफ पासिंग ऑफ का एक्शन लेना चाहते हैं, वो पासिंग ऑफ का एक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रूफ देना पड़ेगा आपको, उसके बारे में यहां पर बात करनी थी। और 5वें के अंदर बात करनी थी कि क्या आप आपके ट्रेडमार्क के अंदर हर्ब वर्ड यूज कर सकते हैं या नहीं। आसान क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। खुद से विचारों ने इन्होंने क्या कर दिया, केस लॉ का नाम भी दे दिया। अगर ये केस लॉ का नाम नहीं देते तो शायद ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, पर सिंस केस लॉ का नाम इन्होंने खुद से आगे से दे दिया तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ज्यादा बात बची नहीं। क्वेश्चन नंबर 6A के अंदर उन्होंने पूछा था कि भाई एक ही डिजाइन को क्या अलग अलग आर्टिकल के लिए रजिस्टर किया जा सकता है या नहीं। तो आप चाहें तो एक डिजाइन को एक आर्टिकल के लिए भी कर सकते हैं और सेम क्लास के दूसरे आर्टिकल के लिए भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा सेक्शन नंबर 9 में था, आप उसकी एप्लीकेशन साथ में भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बोल रहा है कि सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से वो जो लिमिटेशन ऑफ द कलर है कि आपको जो अपने ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क कौन से कलर में रिकॉग्नाइज करवाना है, उसके बारे में बात थी। अगर आपने कोई कलर बताया तो क्या और कलर नहीं बताया तो क्या, वो दोनों केसेस यहां पर डिस्कस करके आने थे। देखिए मत कि ये कोई केस स्टडी है, ये कोई केस स्टडी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। थर्ड वाले में पूछा था कि भाई सेक्शन 47 के हिसाब से आपको बताना है कि किसी यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी ने आपके जो पेटेंट है उस पेटेंट को आपसे बिना परमिशन के यूज किया है। बताइए कि क्या यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ गलत किया है क्या, इसके खिलाफ आपको बताना था कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया है या नहीं। ये थोड़ा सा आप इसे फिर भी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते थे, पर इन्होंने आखिरी में नाम लिख करके सारी बात बिगाड़ दी। सेक्शन नंबर 37 एप्लीकेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का क्वेश्चन था कि भाई जो V1 इन्होंने किया है ओरिजिनल कुल्लू शॉल, इसे एप्लीकेशन ऑफ अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन माना जाएगा या नहीं। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर ये चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है, IPR वाला जो बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि भाई नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी बताइए और उनके 7 गोल्स बताइए। रेवोकेशन ऑफ पेटेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 85 लिखने का था। सेक्शन नंबर 34 कॉपीराइट एक्ट का पूछा और आखिरी में पूछा स्कोप ऑफ IP एज पर IPR के हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या स्कोप है वो हमें डिस्कस करना था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेपर बहुत आसान था, ऐसा पेपर था जिसमें आपको मजा आएगा, चेकिंग भी अच्छी होगी। तो ये वो पेपर है आपको जिसमें आपकी नैया पार लग जाएगी। पर अभी भी हमारा समय खत्म हुआ नहीं है। अभी हमें अगर सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास अभी टेक्स्ट का पेपर है जो आपको संडे को देना है, और अगर आप बूथ ग्रुप दे रहे हैं तो अभी आपके पास में 3 पेपर टोटल पेंडिंग है। आराम से पढ़िए, इन पेपर के बारे में डिस्कशन हम डिटेल में फिर किसी और दिन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आज हम खुशी के साथ सोएंगे कि एक पेपर ग्रुप 2 का हमारा बहुत अच्छा गया। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे गाइस।